देखिएगा 10th 2026 के लिए शॉर्ट वीडियो हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद जो इंपोर्टेड होगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए आपको पता है कि पूरे विश्व में हमारे कितने महादेश हैं? 7 महादेश। उसमें से यूरोप एक क्या है? जबकि हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। तो यूरोप क्या है भाई? यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं। मतलब यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो इटली आ जाएंगे, जर्मनी आ जाएंगे, ऑस्ट्रिया आ जाएंगे, प्रसा आ जाएंगे, रूस आ जाएंगे, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, ये सब किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान और पोलैंड देश आते हैं। अब पूछती थी राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। या राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बल का वाहक बनती है। मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व क्या क्या है? जब यूरोप के राष्ट्रवाद विकास हुआ तो उसमें सहायक तत्व कौन कौन से था? तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का सैन्य अभियान, मेटर्नी की प्रतिक्रिया नीति, नेपोलियन युग। पता है कि नेपोलियन युग 1804 से 1815 कहा जाता है और इसके बाद हमारे 1815 से 1848 के बीच के काल को मेटर्नी युग के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा कि नेपोलियन युग कब से कब है? 1804 से, और मेटर्निक युग 1815 से 1848 के बीच के समय। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? नेपोलियन संहिता लागू किसने किया? नेपोलियन ने। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हुआ? नेपोलियन की, और नेपोलियन का पतन हो जाता है। और 1815 से किसकी शुरुआत हो जाती है? मेटर्निक युग का। मेटर्निक युग का शुरुआत कब से होता है? 1815 से। और इनका कार्यकाल कब से कब तक चलता है? तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, जहां इतना में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। देखिए नेपोलियन का मृत्यु का पर्याप्त है, हम कहेंगे अपर्याप्त है, ये जानकारी शुद्ध नहीं है। अब आता है मेटर्निक युग। मेटर्निक युग कब से कब तक है बाबू? देखिए यूरोप के विजय शक्तियों नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां थी? वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यूरोप की विजय शक्तियों नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन कर रहे थे? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक थे। मेटरनिक कैसा था? प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक कैसा शासक था? जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना। मेटरनिक का उद्देश्य क्या था? और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है? वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है? देखिए छोटे छोटे इसलिए लिखा गया है ताकि आपको याद हो सके। इटली पर अपना प्रभाव
स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए वियना को कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट कौन थे? फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज पोप को सौंप दिया। जो रोम और उसके आसपास के राज था, किसको सौंप दिया? पोप को सौंप दिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रही। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता क्या रहा? कायम रहा, मौजूद रहा। परमा, मोडना और टस्कनी के प्रांत हंस राजवंश को दे दिया। जिनेवा और पीडमोंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया। जिनेवा और पीडमोंट के राज्य में, अपने राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित रहा, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की संभावना नहीं जागे। मेटरनिक सोचता था कि हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना न जागे तो ज्यादा अच्छा है। अब आती है 1700 फ्रांसीसी की क्रांति के कारण क्या था। तो समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ था, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। 1700 फ्रांसीसी के क्रांति के कारण क्या था? तो 1789 के फ्रांसीसी के क्रांति निम्नलिखित है। पहला था कि समाज कितने वर्गों में बढ़ चुका था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। तीनों वर्ग के बीच काफी और असमानता थी। तीनों वर्ग को एक दूसरे से पड़ता, तीनों को अलग अलग भागों में बांटा, ऐसा कि दूसरे से तीनों को पड़ता नहीं था। फ्रांस का राजा किसे बनाया गया था? लुई 16वां, जो एक कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था, यह भी कारण है। 1789 के फ्रांसीसी की क्रांति क्या था में एक कारण क्या है? फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक होना, लुई 16वां का शासक बनाना, जो एक निरंकुश शासक था। परिणाम क्या हुआ? तो लुई 16वां के राजशाही का अंत कर दिया गया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम में यह हुआ कि लुई 16वां का राजशाही का क्या हो गया? अंत हो गया। जनतंत्र की स्थापना किया गया और पुनः फ्रांसीसी में जनतंत्र का स्थापना किया गया, जो राजतंत्र में कन्वर्ट था। यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अब आती है 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। ये भी क्वेश्चन पूछता है 2 अंक में या 4 अंक में, फिर पूछेंगे 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक कैसा शासक था? और चार्ल्स दशम का निरंकुश शासन। चार्ल्स दशम का निरंकुश, चार्ल्स दशम द्वारा जनतंत्रवादी का भावना, चार्ल्स दशम द्वारा जनतंत्रवादी का भावना, उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, चार्ल्स दशम का फ्रांस की गद्दी को त्याग कर कहां भाग गया था? इंग्लैंड पलायन कर जाना। फ्रांस में इसके बाद इस क्रांति के उपरांत किस वंश का अंत हो गया? बुर्बो वंश का अंत हुआ। अलेयंस वंश ने लुई फिलिप का शासक बनना उत्तरवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कहा गया और मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती पड़ गया, एक क्रांति के कारण था। अब आती है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था? तो लुई फिलिप की कमजोर नीति। जो हमारे लुई फिलिप था, उसकी नीतियां धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था, जिस कारण फ्रांसीसी में पुनः एक बार क्रांति होती है, 1848 की क्रांति। लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गिज्जो, लुई ने 1840 ईस्वी में गिज्जो को प्रधानमंत्री बनाया था। गिज्जो को प्रधानमंत्री बनाया था, जिसके कारण फ्रांस की जनता गिज्जो को लाइक या मन पसंद नहीं करता था, जिससे वहां की जनताओं में आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश पैदा होने से धीरे धीरे आंदोलन उभरते गया। कहा जाता है कि वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का
सुधारात्मक कार्य नहीं करना, मतलब गीजो था जो किसी प्रकार का वैधानिक, संवैधानिक या आर्थिक गरीबों का मदद, गरीबों से ज्यादा कुचलना, किसी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करता था। नहीं कार्य करने के कारण वहां की जनता में क्या भाव बढ़ेगा? आंदोलन करने का। तो इसी कारण 1848 के क्रांति का यह भी कारण है, पूंजीपति वर्ग को साथ रखना। जो वहां की सरकार थी जो पूंजीपति वर्ग को क्या करता था? साथ रखा था, क्योंकि पूंजीपति वर्ग को साथ रखेंगे तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। गरीब वर्ग हो गया और मजदूर वर्ग हो गए, वो हमारे बोलेंगे नहीं, इसलिए वो पूंजीपति वर्ग को साथ रखा था। असफल विदेशी नीति, असफल विदेशी नीति और बेरोजगारी, भूखमरी का बढ़ना, तो इतने बातों को याद रखिएगा। क्या? तो लुई फिलिप की कमजोर नीति। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था भाई? लुई फिलिप की कमजोर नीति। लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? गीजो को। किसे नियुक्त किया था? उसके बाद लुई फिलिप वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करता था। लुई फिलिप के साथ किनको रखा गया था? पूंजीपति वर्ग को साथ रखना। असफल विदेश नीति रहा और बेरोजगारी, भुखमरी का बढ़ने के कारण हमारे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। क्या एक लाइन में लिखा जाएगा ना फिर जोड़ जोड़ के, जो अलग किया हुआ है। इसका परिणाम हुआ कि पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। 1848 के क्रांति होने के कारण हमारे फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ और द्वितीय गणराज्य की स्थापना किया गया। दूसरा बार द्वितीय गणराज्य की स्थापना किया गया। लुई नेपोलियन III का फ्रांस का सम्राट बनना, पुनः हमारे नेपोलियन बेचारा तो उसका अंत हो गया, लेकिन लुई नेपोलियन तृतीय का फ्रांस का सम्राट बनाया गया। कब? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जब उसका परिणाम अच्छा आया तब। अब आता इटली के एकीकरण में बाधक तत्व क्या था? तो इटली के एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से था? तो भाई इटली कई छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। इटली के एकीकरण में बाधक तत्व क्या था? तो इटली को एकीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इटली था जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली क्या था भाई? छोटे राज्यों में विभक्त होने के कारण इसे एकीकरण करना संभव नहीं था। दूसरा, इटली, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। कहने का मतलब था इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस ऐसे जो राष्ट्र थे वो हमारे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, मतलब दूसरे राजा के द्वारा यहां का सरकार चलाया जाता था, जिससे इसे प्राप्त करना असफल था। पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण उसके नेतृत्व में हो। पोप वाले का कहना था कि इटली का एकीकरण स्वयं एवं उसके नेतृत्व में हो, इटली के ही नेतृत्व में हो तो ज्यादा हो। अब इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे? तो राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव था। इटली में जो रहने वाले तो राष्ट्रवादी विचारधारा को मानते थे। इटली में रहने वाले किसको मानते थे? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। जैसे फ्रांसीसी क्रांति, जब एक देश आजाद हो जाता है तो दूसरा देश भी क्या करता था? चल हम भी प्रयास करते हैं, हमारे भी मिल जाएगा। यही से हमारे प्रयास किया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव कहां पड़ा? इटली में। कहां पड़ा? और इटली के विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया। सिसपाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन में ये 3 गणराज्य बना। वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिंडमोंट और सार्डिनिया का एकीकरण हुआ। वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमोंट और सार्डिनिया का एकीकरण हुआ। और नागरिक आंदोलन, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी का योगदान। इटली के एकीकरण में आपको पता है मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी का योगदान रहा, जिससे इटली का एकीकरण संभव हुआ। अब आता है मेजनी क्या था? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी कौन था भाई? तो मेजनी साहित्यकार,
तांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी का संबंध किन नामक दल से था? मेजनी का संबंध किस कार्बोनरी नामक दल से था? 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। 1830 ईस्वी में मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा और बेचारे इटली को छोड़कर मेजनी चले जाता है दूसरे राष्ट्र। मेजनी ने 1831 में पुनः यंग इटली नामक संस्था का स्थापन किया। यंग इटली नामक संस्था का गठन कब किया? 1831 में। यंग इटली पूछेगा 1831 और यंग यूरोप पूछेगा, याद रखिएगा। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी का सपना था कि इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना है, लेकिन सार्डिनिया पीडमोंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। हमारे सार्डिनिया और पीडमोंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड था। जो चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और मेजनी पुनः पलायन कर गया। अब आता है कि 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। संबोई, सार्डिनिया, राजा, लोम्बार्डी, इस प्रकार ये 7 राज्यों में विभक्त था। पीडीएफ ऐसे हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। अब आती है काउंट काबुर। तो सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल काउंट काबुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये बातों को याद रखिएगा। सार्डिनिया पीडमोंट के शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबुर को किस पद पे नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। काउंट काबुर एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति था। इसमें कूटनीति करने का बहुत अच्छा दिमाग था, कूटनीति बहुत करता था। काउंट काबुर एक कैसा था? एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबुर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे माना जाता था? ऑस्ट्रिया को माना जाता था। किसे माना जाता था? ऑस्ट्रिया को माना जाता था। 1553-54 में क्रीमिया के युद्ध में 1853-54 के क्रीमिया के युद्ध में 1853-54 के क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबुर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया था। बेचारे काउंट काबुर ने दिमाग लगाया कि अगर हम ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं तो थोड़ा सा इटली के कारण में सहायता प्रदान होगा। इसलिए इतना में जब क्रीमिया का युद्ध हुआ, ये भी याद रखिएगा, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो काउंट काबुर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया। काउंट काबुर फ्रांस के नेपोलियन तृतीय से एक कूटनीतिक संधि कर ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? पराजित मतलब हरा दिया। काउंट काबुर ऑस्ट्रिया को हराकर लोमार्डी और पीडमोंट पर कब्जा कर लिया। काउंट काबुर ऑस्ट्रिया को हराकर कहां कब्जा कर लिया? लोमार्डी और फ्रांस को मदद करने के बदले काबुर ने नीस और सेवाये नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। 1860-61 तक काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया। बेचारे अपने कूटनीति के माध्यम से 1861-62 आते आते सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के जितने छोटे छोटे राज्य थे वो सभी को रियासत में मिला लिया। 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला लिया। ये बेचारे हमारे काउंट काबुर था, जो एक कूटनीति के माध्यम से इटली के एकीकरण करने में सहायता हुआ, लेकिन अभी इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। अब आता है गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी को सब जानते थे। गैरीवाल्डी पेशे में क्या था? नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे में क्या था?
और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षकार बन गया था। गैरीवाल्डी पेशे में एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल ने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षकार बन गया। कहा जाता है कि गैरीवाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र स्थापना किया। गैरीवाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण का योजना बनाया तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दिया। कहता है कि गैरीवाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण का योजना बनाया तो काउंट काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीवाल्डी की भेंट काउंट काबूल से हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को दे दिया। अब विक्टर इमैनुअल ने ही काउंट काबूल को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। 1862 में गैरीवाल्डी की मृत्यु हो जाती है। 1871 में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुअल ने रोम को इटली में मिला दिया और रोम अपना राजधानी घोषित। इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इटली का एक कान कब माना जाता है? पूर्ण रूप से कब माना गया? अब आता है जर्मनी के कण के बाधक तत्व। तो जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभाग था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट, दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुत क्षेत्र था। कहने का मतलब जर्मनी के कण के बाधक तत्व कौन कौन से? 2 नंबर में भी पूछता है। तो जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में, जर्मनी लगभग कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त है? उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। मतलब उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी में कौन रहते थे? और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। मतलब कि हमारे जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना नहीं था, राष्ट्रवाद के भावना के प्रति लगाव लोगों का नहीं था, जे कारण जर्मनी का एक कारण नहीं संभव। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसी से पूछेगा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में, जिसका मुख्य कारण क्या था? निरंकुश शासन। इन सर्वा हाइट नहीं कर हो। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? मतलब वियना कांग्रेस के द्वारा क्या? किस वंश के द्वारा? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? अभी बताएं 1800। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? किसने लागू किया था? नेपोलियन ने। किसने किया था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट? नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं होगा। लुई 18वां, चार्ल्स 10वां, मेटरनिख। क्या हो जाएगा? मेटरनिख। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1800। वियना सम्मेलन से किस युग का अंत हो जाता है? नेपोलियन युग का। किसका? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, मतलब गणतंत्र का विरोधी करता था और राष्ट्रवाद का उदय करना था। इसका यही नीति था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था मतलब जो पहले व्यवस्था था फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, वो लाना है और गणतंत्र जो लागू किया था उसे क्या कहना था? हटा देना है। मेटरनिख कौन था? सबको पता है मेटरनिख कौन था? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो? तो यह बात मेटरनिख नहीं कहा था। किसने कहा था? मेटरनिख नहीं कहा था। नेपोलियन कोड में कुल कितने थे? तो 5। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? आंसर को हटा देंगे कल। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। रोमानीवाद क्या था?
रोमानीवाद क्या था? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश में आते हैं? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के बाद माना जाता है? पुनः वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1830 के क्रांति के बाद 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? नहीं, निरंकुश राजतंत्र ना, संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कब किया गया? 1834। इटली के ज्ञान का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के ज्ञान का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की सभ्यता बना दिया था? काउंट कावर। कौन थे? क्योंकि काउंट कावर कैसा था? एक सफल कूटनीतिक था। सफल। यंग इटली का संस्थापक किसने किया? यंग इटली का संस्थापक। लाल कुर्ती का गठन याद है किसने किया है? गैरीबाल्डी ने रे। लाल कुर्ती का गठन। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री से किसे नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने। विक्टर। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी 1810 मारेंगे ना, 1830 में क्या होगा? तो कार्बोनरी के संस्थापक किस वर्ष हुआ था? 1810 में होगा ना। अच्छा सॉरी, 1810 में। गैरीबाल्डी पेशे में क्या था? गैरीबाल्डी पेशे में क्या था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। विलियम प्रथम कहां का शासक था? विलियम प्रथम कहां का शासक था? जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? हिगल ना। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में विरुद्ध निम्न में से कौन था भाई? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ का। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सिडोन का युद्ध न रे, मारेंगे तुम लोग ना। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1800। जलवेरिया ने क्या थी? व्यापारियों की। सेडुआ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडुआ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था। क्या था? हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था कौन सा युद्ध? सेडोन का।
किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेल्सबिग और होलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 न रे, 1871 बोलता है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य व विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई है? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? रूस, यूनान, ब्रिटेन, पोलैंड। क्या हो जाएगा? रूस के साथ। किसके साथ? एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता को पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को। हंगरी की राजधानी थी बुडापेस्ट ना थी, ताबली, मैग्यार था। अच्छा भाषा थी, सॉरी तो मैग्यार होगा। क्या होगा? और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। यूरोपीय राष्ट्र में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? टीपू सुल्तान ने। किसने? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम क्या था?